हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। आई होप सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपने अभी तक 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसके वीडियो सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ आपने वन शॉट वीडियो भी देख लिया है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 31 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो फटाफट फुर्ती से शुरू कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर शुरू करने से पहले बोल दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भी कर दिया करो, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहां पर हम लोग मिलजुल के फिर काम करते चलेंगे आगे। ठीक है, अब ज्यादा बातें ना करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम may have the following quantum number। इस क्वांटम नंबर को फॉलो करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। अब जरा इस बात को समझो। ठीक है, क्या बात को समझो? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम की बात कर रहा है। अगर आपके पास में n इज इक्वल टू 4 दे के रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि n इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर 4 है, और 4 जो यहां पर है वो क्या है? 4 यहां पर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो गाड़ी कहां से चलती है? 1 2 3 4 से चलती है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर बोलता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, यहां पर ये क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है। तो यहां पर ये बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक एटम के अंदर इन दोनों क्वांटम नंबर्स को फॉलो करते हैं। अब मुझे एक बात तो पता चल गई कि अगर n इज इक्वल टू 4 है तो मैं जितने भी ऑर्बिट्स की बात करूंगा, तो सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो वो कौन से ऑर्बिट में होने चाहिए? फोर्थ ऑर्बिट में होने चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, सबसे पहले मैं क्या देखा, मेरे पास में सारे चौथे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 2 इंटू यहां पर आ जाएगा मेरे पास में क्या? 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया भैया? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली कहानी आ गई। मतलब मैं यहां पर यह बोलूंगा कि मेरे पास में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू कितना है? 4 है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या क्या होता है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फोर्थ ऑर्बिट के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है 4s2। ठीक है, फोर्थ नंबर के ऑर्बिट में पहले s ऑर्बिटल होगा, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, एक सीधा एक उल्टा। फिर उसी तरह से क्या होगा, यहां पर 4p2 भी हो सकता है, जिसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पहले सबको सीधा मिलेगा, उसके बाद सबको क्या मिलेगा? उल्टा मिल जाएगा। फिर इसके अलावा कौन सा होगा? इसके अलावा हमारे पास में हो जाएगा 4d10। अगर मैं 4d10 की बात करता हूं तो टोटल यहां पर 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर 4f भी होता है, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं सर? 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इलेक्ट्रॉन कैसे भर गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखो ये सब टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इन्होंने पहला क्राइटेरिया पूरा कर दिया, जहां पर इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है? n इज इक्वल टू 4 है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए? माइनस का 1/2। और हमें पता है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास में -1/2 है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, या फिर बोला जाए अच्छी लैंग्वेज में तो एंटी
क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है जी, ये वाली कहानी होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज या उल्टे घूमने वाले कितने हैं? तो मैंने देखा 4n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 32 में से आधे सीधे घूम रहे हैं, आधे उल्टे घूम रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे टोटल 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यहां उल्टे घूम रहे हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन, देखो पूरे 32 इलेक्ट्रॉन्स में n इज इक्वल टू 4 है, परंतु स्पेसिफिकली 32 में से सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके अंदर ms या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यहां पर ये दोनों क्वांटम नंबर को फॉलो करने वाले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। सेकेंड वाला देख लेते हैं, बी वाला, जिसमें n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 की बात करता हूं तो n इज इक्वल टू क्या है, 3 ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में बात करता हूं l इज इक्वल टू 0, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है जो कि s ऑर्बिटल है। अब इस पे क्या बोलूंगा, मुझे पता है कि अगर वापस में 2n² का मैं यहां पर लगाता हूं फॉर्मूला, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है भैया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटे हुए हैं सर, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे बटे हुए हैं, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन गया और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन गया। पर मुझे यह बताना है कि किसके क्वांटम नंबर या कितने इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर सेम होंगे फॉर दीज वैल्यूज। तो हम क्या बोलेंगे सर, यहां पर इसको हटाओ, इसको हटाओ, किसको याद रखो, s ऑर्बिटल को। तो n इज इक्वल टू 3 पे s इज इक्वल l इज इक्वल टू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है सर, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। तो इसी वजह से बी का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात। पहले वाले में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग यहां पे आगे बढ़ पाए। ठीक है, चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा भैया, ध्यान रखना स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके जी, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ओके 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 ओके, अच्छा बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या है, याद करो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर वो ये बोलता था कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके जो ऑर्बिट्स होंगे उनका शेप कैसा होगा, उनका शेप होगा सर्क्यूलर। ये बात किसने बोली थी हमें, नील्स बोहर ने बोल के रखी हुई थी। फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कौन सी, लैम्बडा h अपॉन में mv, यही होता है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, ये वाली कहानी होती है। इसके बाद में बोलता है एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ओके, अब समझो क्या पूछा जा रहा है, एक न्यूक्लियस है जहां पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा एक रिलेशन बताओ जहां पर सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ये बोल के रखा है। अब ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई, बहुत आसान है। कैसे आसान है, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा, वैसे मैंने यहां पर ये वाला जो डेरिवेशन तो नहीं करवाया था वन शॉट में, परंतु डायरेक्ट इसकी टेक्निक मैंने जरूर बताई थी। और टेक्निक कैसे बताई थी कि किसी भी रेडियस को अगर फाइंड आउट करना होता है एटम के अंदर ऑर्बिट के, तो वहां पर कैसे फाइंड आउट करते, तो उस टेक्निक से भी मैंने बताया है। यहां देखो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो यहां पर मोशन के सारे फॉर्मूले लगेंगे। अगर मोशन के सारे फॉर्मूले लगेंगे तो हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में क्या होता है,
सर ये होता है mvr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कितना गंदा राइटिंग आ रहा बताओ, है थोड़ा सा अच्छा लिख के देख लेते हैं। क्या ही चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा mvr इज इक्वल टू h अपॉन में n इंटू एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। और इसी बेसिस पर अगर आप बात करते हो यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं यहां पर से mv की वैल्यू निकालता हूं और इसको यहां पर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, mv इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा h अपॉन में लैम्बडा। ये वाली कहानी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन भैया, ये वाली चीज डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसके लिए डेरिवेशन करवाऊंगा तो फिर वो फिजिक्स का मोशन चैप्टर भी मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा है, और मैं हूं केमिस्ट्री वाला, पढ़ाने को तो पढ़ा दूं, परंतु समस्या यह है कि क्वेश्चन हमें सिर्फ यहां पर करने के लिए इतना ही फॉर्मूला चाहिए, हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा वो एंगुलर मोमेंटम वाला जो डेरिवेशन रहता है ना, वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना सा फंडा चाहिए जो कि हम लोगों को पता होता है। ठीक है, नहीं पता होता है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, स्टेप अप एकेडमी में फिजिक्स के भी लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं भैया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में लैम्बडा। जैसे यहां पर h अपॉन में लैम्बडा वाली बात आ गई तो आपको क्या करना है, जस्ट उठाकर वैल्यू को पुट कर दो, बस खत्म, सिंपल। तो यहां पर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, h अपॉन में लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय r, और यहां क्या हो जाएगा, nh अपॉन में 2 पाई। सिंपल सी कहानी हो जाएगी भाई। देखो h से h कट गया, सॉल्व करा तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहां मिल जाएगा मुझे 2 पाई r विच इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। अगर मैं बात करता हूं 2 पाई r की, तो 2 पाई r क्या होता है, सर ये तो सरकमफ्रेंस होती है किसी सर्कल की, तो ये आ गई मेरे पास में सरकमफ्रेंस। ओके, और यहां पर क्या बोल के रखा हुआ था, शो दैट द सरकमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। है इंटीग्रल मल्टीपल, ये देखो n इंटू लैम्बडा, जहां पर आप n की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 रख सकते हो। तो बस इतना सा ही तो करना है, एक छोटा सा डेरिवेशन मान सकते हो आप इसको, कि एक छोटा सा डेरिवेशन था जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, यहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्लियर हो गई बात, इजी है, इजी है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। देन यहां से फिर गाड़ी को हम बढ़ाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है जी, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास बोलता है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर सीरीज। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को यहां पर डिकोड करना है, समझना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होगा, वुड हैव द सेम वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पर ये सेम होनी चाहिए किसके साथ में, ये होनी चाहिए बाल्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। बाल्मर सीरीज के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 तक का, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम के आयन में हो रहा है। तो ये कहानी बोल के रखी हुई है, तो आपको ये बताना है कि वेवलेंथ इक्वल है, और वेवलेंथ इक्वल है किसकी, ये जो गिवन डाटा दे रखा है इसकी, और साथ ही साथ में किसके इक्वल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये नहीं दिया है कि वहां जो वेवलेंथ प्रेजेंट है वो किस ट्रांजिशन के अंदर इक्वल होगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में क्या करा जाए, सबसे पहली बात जो चीज गिवन है उसको लिख दो। तो पहली चीज क्या बार बार में हमको समझ में आ गई है, सर वेवलेंथ के रिगार्डिंग कुछ कहानी चल रही है, तो वेवलेंथ को ही हमें पकड़कर चलना है। परंतु अब सवाल आता है कि ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जब आप वेवलेंथ पढ़ते हो तो वो वाला फॉर्मूला आता कौन सा है, तो वो भी सिंपल है, वो वाला फॉर्मूला होता है वेव नंबर वाला, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में 1 अपॉन में लैम्बडा, और यहां पर ये बराबर होता है वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट R 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में
n2 का स्क्वायर, मतलब वही ट्रांजिशन सीरीज है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, एटॉमिक नंबर z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसका स्क्वायर, ये वाली कहानी होती है। अब आप लोगों को यहां पर यह समझना है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हीलियम के आयन का है, ठीक है, किसका है, हीलियम के आयन का। तो इस बेसिस पर वेवलेंथ तो भैया दोनों तरफ इक्वल निकलने वाली है, तो इसको 1/λ रखने दो। रिडबर्ग कांस्टेंट का आपको वैल्यू पता होगा, परंतु ध्यान रखो जबरदस्ती में हमें लफड़े नहीं पालना है। अगर कोई चीज कंपैरिजन करी जाती है तो कांस्टेंट कट जाते हैं, तो जबरदस्ती वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, वरना अगर आपकी वैल्यू में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया तो भैया नंबर तो वहां भी कट जाएंगे। जब इस आर को आगे जाकर कटना ही है कंपैरिजन में, तो वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 1 में n1 की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू क्या होगी, 4, तो यहां रख दिया मैंने 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास में 2, तो यहां पर क्या रख दिया 2 का स्क्वायर अपॉन में हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है सर, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो ये वाली कहानी आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करोगे सर, इसको इक्वेट कर देते हैं। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो 1/λ इज इक्वल टू आएगा आपके पास में r, आपके पास में है 2 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, ऊपर की तरफ मिल जाएगा मुझे 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या चल रहा है मेरे पास में 4, 4 16 कितना बच जाएगा मेरे पास में 4, यहां पर सॉल्व करा तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे 1/λ, जिसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे क्या 3r/4, ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब देखो इसी के रिगार्डिंग मैं बोलता हूं सर ये किसके लिए था, हीलियम के लिए, पर वहीं अगर सेम प्रोसेस को मैं अपनाता हूं हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है ना, तो क्या मिल जाएगा सर, मुझे यहां पर मिल जाएगा 1/λ विच इज इक्वल टू चलेगा r, और यहां पर चल जाएगा मेरे पास में क्या, यहां पर मिल जाएगा मुझे 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा z/n स्क्वायर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो यहां पर क्या रख दिया 1 का स्क्वायर, यहां पर भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर, काटो नहीं काटो एक ही बात है यार, 1 ही आंसर आएगा। सॉल्व कर दो, कितना निकल कर आ रहा है, हम बोलेंगे सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ निकल कर आ रहा है मेरे पास में r, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है कि सर हीलियम का तो पता है वेवलेंथ की जो वैल्यू है 4 से 2 जा रहा है, पर वहीं अगर मैं यहां बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के अंदर भी सेम वेवलेंथ आ रही है, पर मुझे नहीं पता कहां से कहां ट्रांजिशन होने पर। तो पहले तो क्या कर दो, पहले तो भैया दोनों को आप क्या कर दो, कंपेयर करवा दो। जैसे ही मैं यहां पर दोनों को कंपेयर करवाता हूं तो कंपेयर करने पर मुझे क्या मिल जाएगा 3r/4 इक्वल टू, यहां पर चल रहा है r, यहां पर चल रहा है मेरे पास में n1 का स्क्वायर, यहां पर चल रहा है n2 का स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, तुम आगे वैल्यू रखते जबरदस्ती में बात बढ़ जाती, क्या मतलब होता, कुछ भी नहीं होता, इसीलिए मैंने क्या करा था कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दिया था। अब ले देकर बात यह है कि मुझे एक साथ इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो क्या किया जाए सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं बोलूंगा भैया मुश्किल की क्या बात है, जब राहुल गुरुंग सर का साथ है तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड, अच्छा इसमें भी लगाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अगर ऑर्बिट्स की बात करूंगा तो वो वही 1 2 3 4 ही आने वाले हैं, है कि नहीं, क्या आने वाले हैं 1 2 3 4 ही आने वाले हैं। तो उसी बेसिस पर अगर मैं यहां पर वैल्यू को पुट कर देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर सपोज पुट कर दिया 1 और यहां पर क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4, 3/4। मतलब के लिए मैं क्या बोल सकता हूं सर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि सर जो आपने यहां पर ट्रायल के लिए वैल्यू को पुट करा था
वो क्या हो गई, सही हो गई। और अगर वो वैल्यू सही हो गई है तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि यहां पर जैसे हीलियम के लिए n इज इक्वल टू 4 से 2 था, उसी तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये रहा मेरे पास में वो आंसर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। क्लियर हो गई बात? इजी है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं लफड़ा इसके अंदर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि जल्दी से मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकूं। ठीक है जी, चलिए ये भी हो चुका है डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम आयन जो गैसियस फॉर्म पे था, पहले था +1 पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो गया, +2 हो गया है। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर, ये होगा -18 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, यह हो जाता है कभी कभार यार। तो फिर से हमारा एक अनुरोध है, हमारे जो वो वीडियो चेक करने वाले सर हैं, कृपया इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि ये चीज सही करी गई थी, 10 टू द पावर -18 ही करा था, बट शायद कुछ ग्लिच होगा या आई थिंक कुछ इश्यू होगा, तो ये वापस से वैसा का वैसी हो गया। सब सेव वेव कर दिया था, सब कुछ सही कर दिया, 10 टू द पावर -18 ही कर दिया था, और मैंने मेरी आंखों के सामने करा था, परंतु फिर भी पता नहीं कैसे ये हो जाता है कई बार अपने आप ही। ठीक है, तो उनसे अनुरोध है कि इस चीज को कंसीडर कर लिया जाए। 2.18 टू द पावर 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की यहां पर एनर्जी बोल के रखी गई है। अब यहां पर ये बोल के रखा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। अब समझना कैसे। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आयोनाइजेशन परफॉर्म हो रहा है। और हमें पता है जब कभी भी आयोनाइजेशन परफॉर्म होता है तो चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और भैया चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को मालूम है यार, क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा E इज इक्वल टू। अच्छा यहां पर अब आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या होता है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके बाद में वो क्या हो गया है, वो बाहर निकल गया है, ये ध्यान रखना। पर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो वो कितनी बाहर गया है मुझे नहीं पता, तो इसी वजह से जो फाइनल एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलती है, E इनफाइनाइट, जिसमें से अगर मैं उस एनर्जी को माइनस कर दूं जो कि आपके पास इनिशियल लेवल पर थी, तो वहां से क्या आ जाएगा, मेरे पास में चेंज इन एनर्जी आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी है, इतना सा ही करना है। और अगर आप लोगों को पता हो तो यहां पर इस एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था, इस एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। अब यहां पर N क्या होता है, nth ऑर्बिट होता है। अब आप खुद यहां पर देख सकते हो, अगर मैं इंफिनिटी पे बात करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर गया ना तो एनर्जी में चेंज आ रहा है, मुझे वही एनर्जी के बारे में बताना है, तो वही क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। बोलता है ना कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इन दिस प्रोसेस, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, वो इतनी निकलेगी, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके। तो देखो कितना एनर्जी आ रहा है E इंफिनिटी पर, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय, किसकी बात है, हीलियम की बात है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, कहां पर है इलेक्ट्रॉन, निकल कर गया इंफिनिटी पर, तो इसलिए इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस, अगर यहां पर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हीलियम की बात की जाए, एक ऑर्बिट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑलरेडी चला गया, एक बचा हुआ था वो भी छीन लिया। किसी के भी अपॉन में इंफिनिटी आता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगर आंसर यहां पर 0 हो जाता है तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हो जाएगा। अब फटाफट यहां पर यार सॉल्व कर दें, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और एनर्जी है तो इस वजह से वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल्स में। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उसका आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने पर क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी बनती है। तो वो इंथैल्पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट को करके। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देन गाड़ी को फिर हम और आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। If the diameter of a carbon atom is 0.15 नैनोमीटर, अगर कोई कार्बन एटम है जिसका डायमीटर 0.15 नैनोमीटर, डाटा लिखते जाता हूं रे भाई क्योंकि मुझे क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है यहां पे, तो यहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जिसके बारे में हर बार मैं बोलता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि आप लोग अभी तक वो पता नहीं इतना पुराना तरीका अपना रहे हो जिसको हमेशा स्कूल में बोला जाता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, जितनी बार भी नहीं आया तो बार बार पढ़ते जाओ। तो भाई साहब अगर आप क्वेश्चन बार बार पढ़ते जाओगे तो सॉल्व कब करोगे। तो इसी वजह से यह है हमारे पास में अब एक नया तरीका जिसके अंदर आप एक छोटा सा चेंज करोगे। जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर क्या ध्यान रखो, जो डाटा गिवन है जस्ट उसको लिखते चले जाओ। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायामीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर। यह कहानी हमारे पास में दे के रखी हुई है, नैनोमीटर है। अब ये याद रखो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे किस में सॉल्व किए जाते हैं, उसके एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास में, वो होती है हमारे पास में मीटर। तो अब क्या करोगे, बड़ा आसान है रे, नैनो की कहानी है तो नैनो को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। नैनो के लिए क्या बताया था, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। तो डेसी के लिए 10 टू द पावर -1 -2 -3 -6 और -9। तो अगर मैं बात करता हूं डायमीटर ऑफ कार्बन अगर 0.15 नैनोमीटर है तो यह क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर। तो पहले ही मैं कन्वर्जन कर देता हूं, पहली बार से मुझे यह पता चल गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, क्या बताना है कि भैया कितने कार्बन के एटम हैं यह बताना है। कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर मेरे पास में यहां पे 20 सेंटीमीटर की एक स्केल रखी गई है तो इस स्केल पर अगर मैं ये कार्बन के एटम को ऐसे करके साइड बाय साइड प्लेस कर देता हूं तो ये बताना है कितने कार्बन के एटम यहां पे होंगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, आसान सा है। कैसे आसान सा है जरा मैं बता देता हूं। मैं बोलूंगा कि सर मुझे पता है कि एक कार्बन के एटम की डायमीटर इतनी है, ठीक है, तो मुझे ऐसे इतने डायमीटर के कार्बन के एटम का ऐसे रख रख के क्या करना है, इस पूरी स्केल की लाइन को भर देना है। ठीक है, मतलब मुझे इतने डायमीटर के कार्बन को क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की स्केल पे बिछा देना है। तो इस वजह से मुझे बताना है कि भैया कितनी कहानी होगी। तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है, यहां पर आप ये बोलोगे कि सर मुझे पता है माना कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनकी डायमीटर है 0.15 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, इतने कार्बन एटम्स जो कि इतनी डायमीटर पोजेस करते हैं, इसको मैं बिछा सकता हूं कहां पे, 20 सेंटीमीटर के अंदर। तो मैंने यहां लिख दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर।
मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान है, परंतु ये भी हमें पता होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो यूनिट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर मैं यह भी बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, वैल्यू उठा के पुट कर दो, एनसी की वैल्यू निकाल दो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, विच इज डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन्स आ जाएंगे। अब ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि भैया पहले से सॉल्व करा गया है, ज्यादा फिर हम लोग यहां पर लफड़ा करते चले जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो भाई सॉल्व करने पर हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आ रही है ना, वो आ रही है 1.33 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 9। ठीक है, कितना आ रहा है, 1.33 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 9 कार्बन एटम्स। ये देखो, ये आ रहा आंसर। मतलब आप अगर इतने सारे कार्बन के एटम्स लोगे और उसको यहां पर क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, तो क्या होगा, वो एक स्केल जो कि 20 सेंटीमीटर की, उसको पूरा एक तरफ से भर देगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला यहां पर डिफिकल्ट पार्ट है, समझ सकता हूं, बट अगर यह कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर एक एटम इतनी जगह घेरता है तो ऐसे कितने एटमों को रखा जाए जिससे कि 20 सेंटीमीटर का पूरा एरिया में घेर देता हूं, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि अगर मेरे पास में 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 एटम्स होते हैं कार्बन के, ओके, और अगर इसको साइड बाय साइड अरेंज कर दिया जाता है, तो डाटा लिख लूं पहले में, मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, इतने कार्बन के एटम हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, ओके, कार्बन के एटम की रेडियस को मुझे फाइंड आउट करना है। इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर, ओके जी। अगर मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट, वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है, तो कार्बन की रेडियस को फाइंड आउट करना। अरे बहुत आसान है, अभी जैसा करा था ना, सेम वही फॉर्मूला लगाना, कुछ भी अलग नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। देखो भैया, जो अभी जस्ट पहले वाला फॉर्मूला था ना, वही वाला फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है कि हम बोलेंगे, माना कि इतने कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो इतनी डायमीटर अगर पजेस करते हैं, तो वो टोटल एक लेंथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का, है कि नहीं। तो आप यहां पर वो वाली वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। कितने कार्बन के एटम है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 कार्बन के एटम है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो जो डेंसिटी है, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूं रे, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन, और लेंथ कितनी कवर करनी है मुझे, 2.4 सेंटीमीटर। परंतु हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने यहां पर बात करी थी कि सर एसआई यूनिट पे जाना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 10 टू दी पावर -2 मीटर। यहां से आप कर सकते हो रेडियस को कैलकुलेट, क्या मिलेगा, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां पर यह आ जाएगा, काट दो, कितना बच जाएगा हमारे पास में,
ये बच जाएगा 1.2, इस 2 से भी इसको काट दो, कितना बच जाएगा भैया जी हमारे पास में, हमारे पास बच जाएगा 0.6। सॉल्व करा, कितना आ रहा है 0.6, 10 टू द पावर 8 ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 माइनस का 2, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 10, और यूनिट किस में चल रही है, मीटर में। परंतु क्या यह आंसर सही है, सर नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि सर ये साइंटिफिक नोटेशन पे नहीं है। क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन पे लाना पड़ेगा, और साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो डेसिमल को हमेशा एक डिजिट के बाद रखो। मतलब अभी क्या है 0.6 है ना, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे 6 पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप इस डेसिमल को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हो तो जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, माइनस में पड़ती है। 10 टू द पावर माइनस 10 था तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 11 हो जाएगा। और इस बात को याद रखना, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते समय मैक्सिमम टाइम पे 10 की पावर गलत आती है, और उसका रीजन यहां पर यह होता है कि आप उसे साइंटिफिक नोटेशन पे नहीं लिखते हो। तो एक बार अगर वो साइंटिफिक नोटेशन पे आ जाएगा तभी उसको सही माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन उसके बाद में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, अब बच गए हैं हमारे पास में मात्र 4 और क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाले हैं रे, इसलिए समस्या होती है इतनी ज्यादा। अगला, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। मतलब कन्वर्जन वाली भी बात आ गई है, और साथ ही साथ में अभी करा था डायमीटर दे के रखा है, रेडियस निकालना है ए वाले क्वेश्चन में। बी क्या बोलता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। अगर आपके पास में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 1.6 सेंटीमीटर लेंथ में, इफ द जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। अभी वही है कि 1 पॉइंट, अभी क्या था 2.4 सेंटीमीटर में आपने देखा था ना, वो कार्बन के एटम्स को हम लोगों को साइड बाय साइड बिछाना था। उसी तरह से अब क्या हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर में क्या करना है, साइड बाय साइड हमको बिछा देना है। इट्स ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ए वाले की। ए वाला क्या होता है, रेडियस ऑफ जिंक इन पिकोमीटर। रेडियस ऑफ जिंक निकालना है पिकोमीटर के अंदर, जबकि मुझे डायमीटर दे के रखा हुआ है। डायमीटर ऑफ जिंक एटम मुझे देके रखा हुआ है 2.6 एंगस्ट्रॉम, और मुझे पता है एंगस्ट्रॉम की बात अगर बात की जाए तो कन्वर्जन क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ये होता है एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन। तो सिंपल सा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, और डायमीटर ऑफ जिंक इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ जिंक। तो यहां से रेडियस ऑफ जिंक निकाल सकते हो, जी हां सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जिंक इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 10, कितना हो जाएगा 1.3 आंसर आ जाएगा बस। तो आप क्या बोलोगे कि सर रेडियस ऑफ जिंक इज इक्वल टू क्या हो गया 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ये क्या आ गई मेरे पास में, रेडियस ऑफ जिंक आ चुका है। ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट। बात कर लेते हैं किस पे, बी वाले क्वेश्चन की। फॉर्मूला अब भी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, यहां पर नंबर ऑफ जिंक एटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ जिंक एटम, विच इज इक्वल टू जिस लेंथ पर उसे साइड बाय साइड रखना है वो वाली लेंथ आ जाएगी। सॉल्व कर देते हैं, इसकी तो वैल्यू ही निकालना है। तो नंबर ऑफ जिंक एटम इज इक्वल टू, लेंथ कितना है, लेंथ है सर हमारे पास में 1.6 सेंटीमीटर, परंतु मुझे पता है इसका कन्वर्जन मीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करा जाएगा सर, डिवाइड करा जाएगा जो जिंक की रेडियस आई थी ना उससे, 1.3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है माइनस का 10 मीटर। ठीक है, अरे रे 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 बताओ, यहां पर गलती कर दी है भैया, हैं बोला कुछ लिखा कुछ।
यहां पर आपके पास में सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्या आएगा 10 टू दी पावर -2 मीटर। अच्छा हुआ देख लिया, वही मैं सोच रहा हूं यार इतने जल्दी वैल्यू कैसे निकल कर आ गई। ये वाली कहानी आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास में आ जाएगा। देख लेना कितना आ रहा है। माइनस का 10 ऊपर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 10 टू दी पावर प्लस का 8। तो नंबर ऑफ जिंक एटम क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। देख लेना क्या मिल रहा है 2 3 4 करके, और 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा यहां पे प्लस का 8 हो जाएगा इन मीटर्स। तो यहां पर यह कहानी होती है। क्लियर हो गई बात। यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ जिंक एटम्स मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 इसी बात पे हो गया है डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर मूव ऑन कर सकें। ठीक है, 37 डन। 38 बोलता है अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, कोई पार्टिकल है वो कैरी करता है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम्स ऑफ स्टैटिक चार्ज को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। नहीं पता, ऐसा लिखे रहने देते हैं। परंतु मुझे यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। भैया जी कितना होता है, यह होता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। वो 1.600 वो 666 करके होता है, उतनी बड़ी वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। अब यहां पर क्या हुआ, सारा डाटा हमारे पास में गिवन है, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या बनाओगे यहां पर वैल्यू, मैं ये बोलता हूं कि सर इस टोटल चार्ज क्यू में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर निकलेगा वो निकलेगा आपके पास में 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ये वाले मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा वही आंसर 1.5 समथिंग कुछ आ जाएगा। देख लेना भैया, सॉल्व करके देख क्या लेना। चलो मैं ही बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व कराया हुआ था। 38 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1560 कूलम, 1560 कूलम्स आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने आ रहे हैं 1560 कूलम्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे हैं। अब तुम ये मत करना कि सर इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दें क्या, तो यहां पर वो सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा हूं, साइंटिफिक नोटेशन पे लिख दें क्या, तो वो वाला काम मत करना रे। इस पे साइंटिफिक नोटेशन क्यों लिखोगे, ये तो काउंटिंग बोल रहा है ना, कूलम बोल रहा हूं रे मैं भी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने काउंटिंग पूछी थी, तो काउंटिंग पूछी थी तो क्यों लिखना भाई, वहां पे क्या साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 38 था ना, हाँ 38 था, इतनी का आंसर हमारे पास में आ रहा है। चेक कर लेना चाहिए भैया, क्योंकि सॉल्व तो करके रखा हुआ है, परंतु फिर भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, इजी है ये वाला, तो बहुत इजी है। इसमें जो 10 क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे एक पैटर्न पे चल रहे हैं, यहां पर एक दूसरे के मल्टीप्लायर्स चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं बढ़ सकूं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ठीक है, ये भी हो चुका है डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 बोलता है कि इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप हैज बीन ऑब्टेन बाय शाइनिंग एक्स रेज। वाह जी वाह, इंग्लिश में कितने अच्छे से लिख दिया, बोले शाइनिंग एक्स रेज। और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, कि बोले हाँ ऊपर से तेल की बूंदे गिर रही थी, यहां से हमने एक्सरे उसके ऊपर डाल दी, तो एक्सरे डालने पर वो चमक रहा है, गैसेस आयोनाइज हो जा रही हैं, हमेशा बोल रहे हैं। बट क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, शाइनिंग एक्स रेज इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज दिस। ठीक है,
अगर ऑयल ड्रॉप के अंदर इतना चार्ज होता है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जस्ट अभी जो करा था ना सेम वही वाला काम है। क्या बोलना सर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम्स, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। वहीं पर अगर बात करता हूं कि जो टोटल चार्ज है उस ड्रॉपलेट के ऊपर वो कितना है माइनस का 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम्स। ठीक है, अब यहां पर क्या ज्ञात करना है, यहां पर पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। अब कई लोग जब इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो ये माइनस का जो साइन है उनके दिमाग में आ जाता है और बोलता है अरे यार यहां पर ये माइनस का साइन आ रहा है, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस प्लस की गलती हो रही है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली आप नंबर्स को निकाल रहे हो, आप काउंटिंग कर रहे हो। अगर मेरे पास में कभी भी ये बात करता हूं कि मेरे पास में भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं हमेशा प्लस में बोलूंगा ना, या क्या बोलूंगा अगर मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मैं बोलूंगा मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है। पर कभी क्या आपने ये सुना है कि कोई बोल रहा है कि मेरे पास में माइनस है, -10 इलेक्ट्रॉन है, -20 इलेक्ट्रॉन है? नॉट पॉसिबल है कि नहीं? तो इसी वजह से क्या होता है कि इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, और नहीं करना है तो फिर एक काम करो, इसको भी नेगेटिव ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। तो अब अगर आप वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, चार्ज होना 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्स का। अब देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने थे, ये अब बहुत आसानी से निकल जाएंगे। 1.282 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस का 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। ठीक है, इतना तो कर लो यार। अब इतना कर लो और इतना कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि आंसर सर इसका कितना आ रहा है। इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो यार, इतना तो भरोसा है मुझे तुम लोगों के ऊपर। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे भी इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम एटसेट्रा हैव बीन यूज्ड टू बी बॉम्बार्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स। हाँ सही तो बोल रहा है, क्या गलत है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हैवी जो एटम्स की थिन फॉइल होती है उसको लिया जाता है गोल्ड या प्लेटिनियम। क्या सही है? फिर बोल के रखा है कि इफ द थिन फॉइल टूल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम एटसेट्रा इज यूज्ड, what difference would be observed from the above results? ओके जी, समझ गए। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोल के रखा हुआ है कि अगर आपके पास में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो वहां पर क्या होता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं तो उनको यूज किया जाता है एज अ थिन फॉइल में। अगर गोल्ड और प्लेटिनियम की जगह किसी हल्के मेटल को यूज किया जाए जैसे कि होता है एल्यूमिनियम, तो यहां पर क्या डिफरेंस आने वाला है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इस बात पर बेस करता है कि जो आपके पास में एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जहां न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। उस टाइम पर रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, सो उन्होंने क्या करके रखा हुआ था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की थी, जिसमें से कई सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल था जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल से रिटर्न आ गया था। दैट मींस अगर कोई पार्टिकल यहां से रिटर्न आया है तो यहां पर क्या होगा सर, ऑब्वियस बात है इसने रिपल्शन को फेस करा होगा। रिपल्शन कब होगा, जब सेम चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी तो हमें पता है कि सर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो कहानी यहां पर बहुत सिंपल सी थी कि यहां पर इन अल्फा पार्टिकल्स को इस न्यूक्लियस से टकराना था, रिटर्न जाना था और ये सारी कहानी बननी थी। परंतु अब बात ये थी
कि अगर आप गोल्ड या प्लेटिनियम का यूज करते हो तो ये हैवी मेटल्स हैं, मतलब इनके जो न्यूक्लियस हैं वो साइज में बड़े होंगे, साथ ही साथ इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अमाउंट भी ज्यादा होता है। वहीं अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, मतलब एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, मात्र 13 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के कम होने की वजह से इसका न्यूक्लियस भी छोटा होता है, और छोटे न्यूक्लियस के ऊपर इस अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर तरीके से बोmbardment हो और वहां से भी एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न में आ जाए, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन हम यहां पर यह बोलेंगे कि एल्यूमिनियम जो कि एक लाइट मेटल है, छोटे साइज का होने की वजह से इसके जो न्यूक्लियस होते हैं कम प्रोटॉन को कंटेन करते हैं, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल का इस तरह से रिटर्न जाना यहां पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो फॉर दैट रीजन एल्यूमिनियम नहीं लिया गया, इसकी जगह लिए गए हैवी मेटल्स के फॉइल, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये जो 10 क्वेश्चन थे 31 से लेकर 40 तक के, हो गए आप लोगों को क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लाइक नहीं करा है तो भैया लाइक कर दो, बोलना पड़ता है यार बार बार, कमेंट कर दिया करो, तुम लोग तो कमेंट करते नहीं हो। और इसी के साथ में यहां पर ये वीडियो भी हो चुका है एंड, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो से देखने हैं ना तो ध्यान रखो, ये सारे आपके पास में कंटेंट देके रखे हुए हैं, जैसे 6 से लेकर क्लास 12 तक के ऑल बोर्ड्स, नीट, क्लेट, जेई, एआई, सीयूईटी, टीईटी, सारा आपको यहां YouTube पे मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है भाई, सारे लेक्चर यहां पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा एक्सप्लोर करा जाए हमारी स्टेप अप एकेडमी को, तो क्या करोगे, www.stepupacademy.ind.in, इस पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हो, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहां पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ में करता हूं मैं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।